इलेक्टोरल बॉन्ड, electoral bond, electoral bonds, इलेक्टोरल बॉन्ड, electoral bonds, इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा वर्ड जो कि इस समय काफी ट्रेंडिंग पर चल रहा है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये वर्ड पॉलिटिकल फील्ड में ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। ये मैं पूछना चाहता हूं कि जो बड़ा हल्ला हो रहा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर हो रहा है, आप इस पर आपकी शुरुआती टिप्पणी क्या होगी? मैं आगे और सवाल पूछूंगा। As more and more people are going through the data, they are saying that at least 16 such companies who have donated to the BJP. मोदी सरकार अपने काले करतूतों को पर्दा डालने का कोशिश कर रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बंद कर दिया। लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं क्या और सुप्रीम कोर्ट ने इसे शट डाउन क्यों किया? चलिए समझते हैं इस चीज को इस वीडियो में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक वो मनी इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देने के लिए किया जाता है। साल 2017 के फाइनेंशियल बिल में इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत कैश डोनेशन को 2000 रुपए और मटेरियल डिस्क्लोजर को 20,000 रुपए पर लिमिट किया गया था। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं और डोनर इन बॉन्ड्स को खरीद भी सकता है। बॉन्ड्स खरीदने के बाद डोनर चेक या डिजिटल पेमेंट के माध्यम से पेमेंट करता है, यानी पेमेंट का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद होगा और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज इसे रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में इन कैश करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये स्कीम बंद क्यों हुई? इस स्कीम की पहली प्रॉब्लम थी एनोनिमिटी, मतलब यह कि डोनर या पॉलिटिकल पार्टी पर यह ऑब्लिगेशन नहीं था कि वह ये रिवील करे कि डोनेशन कहां से आई है, यानी उन कंपनीज को भी यह डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी कि उन्होंने किन किन पॉलिटिकल पार्टीज को फंड किया है। लेकिन यहाँ पर डोनेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से आता है, तो गवर्नमेंट हमेशा जान सकती है कि डोनेशन कहाँ से आई है, जिसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि रूलिंग पार्टी हमेशा बेनिफिट में होगी। उदाहरण के तौर पर साल 2022-23 में भारतीय जनता पार्टी के पास 2120 करोड़ रुपए की फंडिंग आई थी, जिसमें से 1300 करोड़ यानी लगभग 61% ऑफ फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड से थी और वहीं अपोजिशन पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 171 करोड़ रुपए मिले थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस चीज के खिलाफ यह कहा गया कि वोटर्स को यह जानने का अधिकार है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास फंडिंग कहां से आ रही है, और इसी केस की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को शट डाउन कर दिया। जिसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह ऑर्डर किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन को दी जाए। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की इस डिमांड को खारिज करते हुए कहा कि सारा डेटा जल्द से जल्द सबमिट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यह डेटा अब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लाइव हो चुका है और उस डेटा के अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए रिसीव हुए, जो कि टोटल अमाउंट का 47.5% है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस को 1609 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 1421 करोड़ रुपए और भारत राष्ट्र समिति को 1214 करोड़ रुपए मिले हैं। डोनेशन देने वालों में से फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज 1368 करोड़ रुपए के साथ टॉप पर है और कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बनाने वाली मेगा इंजीनियरिंग लिमिटेड 966 करोड़ के साथ सेकंड पर है। लेकिन इस डेटा में भी एक प्रॉब्लम है, वो ये कि बॉन्ड्स का सीरियल नंबर मिसिंग है, यानी ये पता नहीं लगेगा कि किस कंपनी ने किस पार्टी को बॉन्ड दिया है। अब ऐसी सिचुएशन में अपोजिशन का सवाल है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज को बचा रही है? अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।